नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। रजत ऑनलाइन स्टडी में आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जिन्होंने मेरा चैनल रजत ऑनलाइन स्टडी को ना सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपके पास आने वाला नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। चलिए आज हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो विवाह होते थे, विवाह कौन कौन से होते थे, विवाह कितने प्रकार के होते थे, किस विवाह में कौन सी बात कही गई है और किस तरीके के विवाह उच्च प्रकार के थे, किस प्रकार के विवाह निम्न प्रकार के थे। इन बिंदुओं पर सारी चर्चा करेंगे और ये भी क्लियर करेंगे कि क्वेश्चन आपका कहाँ से बनने की संभावना रहती है और क्वेश्चन कहाँ से बनते भी हैं। चलिए अब हम बात करेंगे। हाँ, इससे पहले जिन लोगों ने इससे पहले 5-6 वीडियो जा चुकी हैं, जिसमें से वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित वीडियो एक ही स्लाइड में मैंने सब कुछ कंप्लीट करवा दिया है। आप लोग देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे विवाह की। विवाह जो कि उत्तर वैदिक काल में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते थे। कितने प्रकार के विवाह होते हैं? ये 8 प्रकार के विवाह होते थे। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। पूछा जाता है कि विवाह की काउंटिंग कितनी है, तो विवाह 8 प्रकार के विवाह थे। कौन कौन से विवाह, मैं एक एक करके इसका वर्णन करूँगा। पहले विवाह में कौन सा विवाह था? ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या है कि इस विवाह में उसी जात के वर्ण के साथ, उसी जात या वर्ण के साथ में पुरुष के साथ विवाह किया जाता था। क्या था कि कन्या के विवाह उसी जात या वर्ण के साथ में किया जाता था। ठीक, चलिए, और यह विवाह सबसे उच्चतम प्रकार का विवाह था। किस प्रकार का? सबसे उच्चतम प्रकार का। चलिए दूसरे नंबर के विवाह में मैं बात कर लेता हूँ किसकी? देव विवाह की। तो देव विवाह में क्या होता है कि इस विवाह में पिता अपनी पुत्री का विवाह पुरोहित के साथ में किया करता था। किसके? पुरोहित के साथ में। अब पुरोहित कौन होता है समझ लीजिएगा। उस समय में जो यज्ञ करता था, यज्ञ करने वाले को ही पुरोहित कहते थे। जब वह यज्ञ संपूर्ण हो जाता था तो उनको एक दक्षिणा के रूप में कन्या को भेंट कर दिया जाता था। किसको? पुरोहित को। तो ये हो गया आपका पुरोहित, जिसे कहते हैं देव विवाह। आगे तीसरे नंबर पे मैं चलता हूँ किसमें? आर्ष विवाह। दोस्तों आर्ष विवाह क्या है कि इस विवाह में वर के पिता वधू के पिता को एक जोड़ी बैल भेंट किया करते थे। क्या किया करते थे? एक जोड़ी बैल को भेंट किया करते थे। क्या? वर के पिता मतलब पुरुष के पिता महिला के पिता को एक जोड़ी बैल भेंट किया करते थे। तो ये अब देखिए भेंट की बात आ गई है, तो भेंट शब्द, भेंट का आज के आधुनिक युग में इसको क्या कहा जाता है? दहेज प्रथा। आज के आधुनिक युग में इसको दहेज प्रथा कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि दहेज प्रथा प्राचीन विवाह में दहेज को किस विवाह में जोड़ा गया है? तो ये हो गया आपका आर्ष विवाह। आर्ष विवाह को ही हम लोग दहेज विवाह के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे चौथे विवाह की। चौथा विवाह कौन सा है आपका? प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, यह विवाह, इस विवाह में पिता अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढकर शादी करता था और उसको आशीर्वाद देता था कि आप अपना दाम्पत्य जीवन सकुशल पूर्वक निर्वहन करें। तो ये हो गए आपके कितने प्रकार के? 4 प्रकार के विवाह, जो कि ये चारों विवाह सार्वजनिक रूप से समाज में मान्य थे। ये विवाह चारों आज भी, मतलब आज तो नहीं है, ये विवाह चारों सार्वजनिक रूप में उस समय मान्य थे। और ये किस प्रकार के? उच्च कोटि के विवाह होते थे। कौन से? उच्च कोटि के विवाह। पूछा जाता है कि कौन कौन से विवाह उच्च कोटि के हैं। अब देखिए इनमें 3 कर देंगे उसमें कि विवाह नहीं था, एक था कर देंगे कि विवाह है। अब जैसे पूछ लिया कि इसमें कौन सा उच्च कोटि का विवाह नहीं है, तो इसमें 3 तो दे देंगे कि उच्च कोटि के विवाह और 1 दे देंगे निम्न कोटि के विवाह। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि दहेज लेने देने की बात होती है किस विवाह में होती है? वो है आर्ष विवाह में। चलिए अब हम बात करेंगे 5वें नंबर पे विवाह। ये 5वां नंबर कौन सा विवाह है? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में क्या होता है कि इस विवाह में प्रेम विवाह को शामिल किया गया है। कि मतलब आज के आधुनिक युग में जो प्रेम विवाह होता है, कि आधुनिक युग में भी और प्राचीन युग में भी प्रेम विवाह होता है कि मतलब पुरुष और मतलब कन्या और वर और वधू दोनों आपस में प्रेम करते हैं और प्रेम करने के बाद में शादी कर लेते हैं। तो ये हो जाता है कि गंधर्व विवाह। देखिए प्राचीन काल में दुष्यंत और शकुंतला की कहानी आपने सुनी ही होगी। तो दुष्यंत और शकुंतला की कहानी एक प्रेम विवाह मतलब गंधर्व विवाह के रूप में जाना जाता है। उन लोगों की शादी क्या थी? गंधर्व विवाह। और आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि जो स्वयंवर होता था प्राचीन काल में, स्वयंवर, तो स्वयंवर किस विवाह के अंतर्गत रखा जाएगा? तो दोस्तों ये जो स्वयंवर है ये आपका किसमें? गंधर्व विवाह के रूप में रखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं
विवाह नंबर 6 में। तो विवाह नंबर 6 में क्या होता है कि इसमें असुर विवाह कौन सा है, ये असुर विवाह है। इसमें क्या होता है, कन्या के बदले में पैसे लेकर शादी करना। दोस्तों कन्या के बदले में पैसे लेकर, कन्या के पिता पैसे लेकर के शादी कर देते थे, किसके साथ में, वर के साथ में। तो ये हो गया आपका असुर विवाह। दोस्तों कहा जाता है कि असुर विवाह के कुछ उदाहरण हैं, जिस तरीके से गांधार महाभारत में सुना होगा कि गांधार की जो रानी थी वहाँ गांधारी, उनका विवाह जो कौरव के साथ में हुआ था। तो वो गांधारी और भाद्री जैसे उदाहरण मिलते हैं जिनका असुर विवाह हुआ था, गांधारी और माद्री। ठीक दोस्तों, चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, 7वें नंबर की, जिसे कहते हैं राक्षस विवाह। राक्षस विवाह क्या होता है कि किसी के द्वारा कन्या का अपहरण करके ज़बरदस्ती शादी करना क्या हो जाता था, ये राक्षस विवाह के अंतर्गत हो जाता था। देखिए आपने सुना होगा कि जब रावण ने माता सीता को अपहरण करके उनके साथ शादी करने के लिए सोचा था, लेकिन माता सीता ने उन्हें शादी करने से मना कर दिया था। तो इसी प्रकार से प्राचीन काल में जो अपहरण करके शादी करते थे उसको क्या कहते थे, राक्षस विवाह। ठीक, अब हम बात करेंगे पैशाच विवाह 8वें नंबर पर। दोस्तों इस विवाह में क्या होता है कि इस विवाह के अंतर्गत किसी पुरुष द्वारा लड़की के सोते समय उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाने वाले के साथ में शादी कर दी जाती थी। मतलब जब लड़की सोती है तो किसी प्रकार का कोई शारीरिक संबंध बनता है सोते समय, तो इस प्रकार का विवाह में जो होती थी तो इसमें पैशाच विवाह कहा जाता था। दोस्तों ये सबसे निकृष्ट विवाह होता था, सबसे निकृष्ट विवाह था। समाज में इसकी बहुत ही मतलब निंदा की जाने वाला विवाह था। तो ये जो चारों थे कौन कौन से, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, ये सार्वजनिक रूप से समाज में जो है मान्य नहीं थे, लेकिन ये निम्न कोटि के क्या थे, निम्न कोटि के विवाह होते थे। देखिए ये समाज में मान्य भी नहीं थे और ये सबसे निम्न कोटि के विवाह माने जाते थे। दोस्तों ये हो गए आपके उच्च कोटि के विवाह, ये हो गए आपके निम्न कोटि के विवाह। क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन सा निम्न कोटि का विवाह है, तो आपको इसमें से 4 इसमें 3 इसमें से ऑप्शन डाल देंगे, इसमें से एक ऑप्शन डाल देंगे। तो आपको इसमें से छांटना होता है कि इसमें से कौन सा विवाह निम्न कोटि का विवाह होता है। ठीक है दोस्तों, हाँ और हम बात कर लेते हैं इसमें एक जो प्रथा थी किसकी, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की। कितने प्रकार के विवाह होते थे, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता है कि उच्च कुल का पुरुष और निम्न कुल की महिला, तो वो हो गया आपका अनुलोम विवाह में। और प्रतिलोम विवाह में क्या होता है कि उच्च कुल की महिला और देखो ये अनुलोम विवाह में क्या होता है कि उच्च कुल का पुरुष और निम्न कुल की महिला होती थी। इसी तरीके से प्रतिलोम विवाह में क्या होता है कि उच्च कुल की महिला और निम्न कुल का पुरुष के साथ में जो शादी होती थी तो उसको क्या कहते थे, अनुलोम विवाह। ये हो गया अनुलोम विवाह, ये हो गया प्रतिलोम विवाह। ठीक, इसमें क्या है, अनुलोम विवाह में उच्च कुल का पुरुष व निम्न कुल की महिला के साथ में विवाह। इसी तरीके से प्रतिलोम विवाह में क्या है कि निम्न कुल की पुरुष व उच्च कुल का महिला के साथ में विवाह को ही क्या कहते थे, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। दोस्तों आपके क्वेश्चन बनते हैं कि ये एक तो हो गया आपका दहेज वाला, सर्वोत्तम विवाह, निकृष्ट विवाह, कौन कौन से विवाह निम्न कोटि के हैं, कौन कौन से विवाह उच्च कोटि के हैं। इन सभी बातों पर ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। जिन लोगों ने चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। ठीक है, थैंक यू सभी लोगों को।